नमस्कार। राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्र सक्सेस में। दोस्तों, इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक ना होने के कारण से आपको वीडियो जो है वो रेगुलर वे में नहीं मिल पा रहा है। रेगुलर मतलब डेली नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अल्टरनेट 2-3 दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है वो तबीयत सही हो रही है। तो जैसे तबीयत सही होती है वैसे बहुत तेज गति से आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के वीडियो दिया जाएगा। इस समय वेस्टर्न फिलासफर का जो टीजीडी का कोर्स लगभग कंप्लीट हो रहा है वेस्टर्न फिलासफर का, क्योंकि लेनिन जो है अगर देखा जाए तो आपके टीजीटी में जो कोर्स सिलेबस में दिया है वो आपका कार्ल मार्क्स तक था। कार्ल मार्क्स के बाद फिर हमने आपको लेनिन का भी यहाँ पर दिया, और लेनिन के बाद हम आपको माओ से तुंग के बारे में भी आपको मैंने जो है वीडियो प्रदान करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेनिन की चर्चा करेंगे कि वास्तव में लेनिन क्या था। इसका पूरा नाम दोस्तों क्या था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन बोलते हैं, लेकिन इसको आप व्लादिमीर यानी BI लेनिन भी कह सकते हैं। पूरा नाम क्या आप कह सकते हैं? व्लादिमीर और इसको आई बोलते हैं, आई लेनिन, ठीक है। और इसका जो नाम था दोस्तों वो उलन्याओ नाम से था पहले स्टार्टिंग में। तो आपको सिर्फ जानना है कि व्लादिमीर आई लेनिन जो है ना दोस्तों, इसका जन्म कब हुआ था। पहले जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। अगर हम जन्म के बारे में बात करें तो इसका जो जन्म होता है वो 1870 ईस्वी में होता है। कहाँ पर होता है? रूस के सिम्बिस्क इसको क्या बोल सकते हैं हम? सिम्बिर्स्क है ना, सिम्बिर्स्क में हुआ था। सिम्बिर्स्क इसको बोलते हैं, सिम्बिर्स्क में हुआ था। कुल मिलाकर के ये रशिया में है, रूस का एक स्थान है सिम्बिर्स्क। तो सिम्बिर्स्क में 1870 में इसका जन्म होता है। लेनिन दोस्तों जो याद रखिएगा, ये वास्तव में रूस के साम्यवादी दल का संस्थापक था। यानी जो रूस में साम्यवादी दल की स्थापना होती है उसका क्या था? संस्थापक माना जाता है। सन 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ये वास्तव में जार के खिलाफ हुई थी दोस्तों। और याद देखा ये बहुत कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो ये पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष था। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि भाई जो लेनिन था वास्तव में एक प्रकार का मार्क्सवादी विचारधारा था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेनिन ने वास्तव में कार्ल मार्क्स के विचार को ही आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स तरह लेनिन ने भी पूंजीवाद पर प्रहार किया और समाजवाद और साम्यवाद को जो है आगे लाने का प्रयास किया। लेनिन का कथन है, लेनिन खुद कहता है कि वास्तव में जो पूंजीवाद की पराकाष्ठा है वो साम्राज्यवाद है। मतलब पूंजीवाद का जो चरमोत्कर्ष होता है वो साम्राज्यवाद पर आकर खत्म होता है। और यहाँ पर लेनिन और कार्ल मार्क्स में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि कार्ल मार्क्स ने विश्व के मजदूरों को संगठित होने की बात किया था और कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और एक होने करके पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष करो, क्रांति करो। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका लेनिन है ये मजदूरों की बात नहीं करता, ये पूरे विश्व की बात करता है कि पूरे विश्व के ऐसे देशों की बात करता है, ऐसे देश, ऐसे उपनिवेश जो कहीं ना कहीं पूंजीवादी देशों के गुलाम बने हुए हैं, पूंजीवादी देशों के उपनिवेश हैं। उन उपनिवेशों से कहता है कि सारे उपनिवेश इकट्ठे हो जाओ, मिल जाओ और सब मिलकर के इन पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करो, क्योंकि जब तक पूंजीवाद है तब तक आपका शोषण होता रहेगा। और इस शोषण को खत्म करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको साम्यवाद की स्थापना करने के लिए सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी जो है उपनिवेशों का इकट्ठा होना पड़ेगा। और वो सारे देश इकट्ठे होकर के पूंजीवादी देशों के खिलाफ क्या कर दे? संघर्ष कर दे, क्रांति कर दे। तो कहीं ना कहीं 1917 की जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है दोस्तों, उसमें लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेनिन वास्तव में सोवियत संघ के वास्तुकार थे, निर्माता थे, और वर्ष 1917 से 1924 के बीच में प्रथम प्रमुख के रूप में दायित्व का निर्वहन किया था। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर बोले कि वास्तव में रूस को संगठित करने का दायित्व किसे जाता है दोस्तों, तो रूस को संगठित करने का दायित्व जो है वो लेनिन को जाता है। और लेनिन के बाद कहीं ना कहीं स्टालिन ने भी रूस को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो लेनिन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पूंजीवाद को खत्म करके साम्यवाद की स्थापना में। लेनिन ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की उत्पीड़नकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। याद रखिएगा 20वीं शताब्दी में रूस में उत्पीड़नकारी व्यवस्था थी, और उत्पीड़नकारी व्यवस्था का मतलब होता है पूंजीवादी व्यवस्था दोस्तों। कि रूस में भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद था, वहां पर भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड जैसे जो देशों का आधिपत्य था, और वहां पर भी बहुत ज्यादा संघर्ष, वहां पर भी बहुत ज्यादा जो है उत्पीड़न था, बहुत ज्यादा शोषण था। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो लेनिन है उसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की उत्पीड़नकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, जहां पर तब तक पूंजीवाद अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हालांकि पूंजीवाद था लेकिन पूंजीवाद
बहुत चरमोत्कर्ष अवस्था में नहीं पहुंचा था, फिर भी उस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लेनिन ने क्या किया था दोस्तों, संघर्ष किया था। उसने जो है एक क्रांति का नारा दिया और क्रांति किया था। दोस्तों ये जो लेनिन है, लेनिन ने समाजवादी क्रांति की व्यवहारिक रूप देने के लिए मार्क्स, याद रखिएगा, मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जानते हैं कि कालांतर में मार्क्स ने जो विचारधारा का सृजन किया था, जो मार्क्सवादी विचारधारा दिया था दोस्तों, उस मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना वास्तव में पाश्चात्य मतलब भारतीय राजनीति, पाश्चात्य राजनीति में होती है, भारतीय नहीं पाश्चात्य राजनीति में। तो कालांतर में मार्क्स ने जिस विचारधारा को सृजित किया था, जिस साम्यवादी व्यवस्था की बात करता है, जिस साम्यवादी समाज की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा की आलोचना भी बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि लेनिन ने मार्क्स को आलोचना से बचाने के लिए मार्क्स के विचारधारा में काफी ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन करने की बात करता है, और वो करता भी है। तो लेनिन ने समाजवादी क्रांति को व्यवहारिक रूप देने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत किया। उसने मार्क्सवादी चिंतन को रूस की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने हेतु उसने विशेष रूप से 3 नए विचारों का समावेश किया। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने सीधे सीधे कहा था कि वास्तव में कार्ल मार्क्स का जो कथन था दोस्तों, सीधे सीधे कहता है कि वास्तव में इस शोषण का प्रमुख क्या है। वही बोलता है कि जो आपका जो ये पूंजीवाद है, ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, और वास्तव में जो आदिम समाज होता है, जिसको आदिम साम्यवादी समाज बोलता है, वहां पर कोई भी उत्पादन का साधन नहीं था। तो वो खुद बोलता है, मार्क्स कहता है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं, वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती हैं, समाज का रूप बदलता है। और स्टार्टिंग में जब आदिम समाज में वास्तव में किसी प्रकार का उत्पादन का साधन नहीं था, किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं थी, तो कोई वर्ग नहीं था, लोग खुशहाल थे। और जब वर्ग नहीं था तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, और वर्ग संघर्ष नहीं है तो वहां पर राज्य नामक शोषणकारी संस्था की स्थापना भी नहीं हुई। लेकिन फिर बोल रहा है कि दास युग में क्या होता है, दास युग में वास्तव में छोटे मोटे व्यवसाय के रूप में निजी संपत्ति आती है, और इस प्रकार से स्वामी और दास 2 वर्ग का उदय होता है। और इसी युग में राज नामक संस्था का आविर्भाव होता है, और ये राज्य वास्तव में शोषण का यंत्र कहता है। फिर बोलता है कि उसके बाद फिर आपका कौन आता है, फिर आपका जो है सामंतवाद आता है। सामंतवाद में कृषि व्यवस्था का शुरुआत होती है, और इस युग में पहली दास युग की अपेक्षा ज्यादा शोषण बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन का साधन है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आगे चलकर पूंजीवाद आता है, और पूंजीवाद वास्तव में शोषण की पराकाष्ठा पूंजीवाद में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निजी संपत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, यहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं, और यहाँ पर वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूंजीपति और जो शोषक वर्ग, कृषक वर्ग है, या कृषक नहीं, जो श्रमिक वर्ग है वो उत्पन्न होता है, और जो शोषक वर्ग है वो श्रमिक वर्ग या पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। और यहीं पर अतिरिक्त सिद्धांत की बात करता है, मतलब अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करता है। तो कहने का मतलब यह है कि कालांतर में इसकी आलोचना, इस विचारधारा की आलोचना हुई, और मार्क्सवादी सिद्धांत को आलोचना से बचाने के लिए वास्तव में लेनिन ने क्या किया, उसने 3 नए विचारों का समावेश किया, जिसमें पहला क्या था, विचारधारा की भूमिका, दूसरा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, और तीसरा साम्यवादी दल की भूमिका। ये 3 विचारों का समावेश कौन करता है, ये वास्तव में लेनिन करता है कार्ल मार्क्स के विचारधारा में। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं कि लेनिन के प्रमुख सिद्धांत क्या है तो पहला यहाँ पर दिया विचारधारा की भूमिका। आखिर विचारधारा की भूमिका क्या है, इसके बारे में लेनिन कहता है। दोस्तों लेनिन ने अपनी किताब व्हाट इज टू बी डन, ये उसकी किताब का नाम है क्या, व्हाट इज टू बी डन। किताब का नाम क्या है, व्हाट इज, ये अंग्रेजी में लिखो तो व्हाट इज टू बी डन, ये किताब है, याद रखिएगा। और व्हाट इज टू बी डन जो कि 1902 में आई थी दोस्तों, उसने इस किताब में कहा था कि सर्वहारा वर्ग को विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या कि सर्वहारा वर्ग जो है उसको निश्चित रूप से विचारधारा की आवश्यकता है, बिना विचारधारा के कभी सर्वहारा वर्ग आगे नहीं बढ़ सकता, तो सर्वहारा वर्ग के लिए विचारधारा की आवश्यकता है। लेनिन का यह मत है कि किसी भी वर्ग को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने तथा उपयुक्त नीतियां एवं कार्यक्रम सुझाने के लिए विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों याद रखिएगा, लेनिन कहता है कि अगर हम किसी वर्ग को अपने लक्ष्य को प्रेरित करना चाहते हैं, अगर किसी वर्ग को उसके लक्ष्य को उन्मुख करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। और लेनिन इसीलिए आगे कहता है कि सर्वहारा वर्ग के लिए साम्यवादी विचारधारा उतनी ही आवश्यक है जितना पूंजीपति वर्ग के लिए पूंजीवादी विचारधारा आवश्यक है। मतलब वो सीधे सीधे कहता है कि जैसे पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग के लिए पूंजीवादी विचारधारा उपयोगी है, उसी प्रकार से जो सर्वहारा वर्ग है उसके लिए साम्यवादी विचारधारा आवश्यक है, क्योंकि जब तक साम्यवादी विचारधारा आप नहीं अपनाओगे तब तक साम्यवाद की स्थापना नहीं कर पाओगे। दोस्तों लेनिन आगे भी कहता है, क्या बोलता है, लेनिन कहता है
कि यदि सर्वहारा वर्ग के पास अपनी विचारधारा नहीं होगी तो वह पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपना रास्ता भूल जाएगा। बहुत सही कहता है कि भाई जब कोई काम आप करें, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, आप खुद बताओ कि अगर कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का अपना एक विजन होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है क्योंकि पता लगा कि आपको यहाँ इस टारगेट पर पहुंचना है और आप रास्ता यहाँ पर चल दिए। अब अगर आपने रास्ता निर्धारित नहीं किया है, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, आपका एम निश्चित नहीं है, तो निश्चित रूप से आप रास्ता भटक जाओगे, आप दूसरे विचारधारा से प्रभावित हो जाओगे और अपने मूल कर्तव्य को, मूल गंतव्य को, मूल गंतव्य स्थल को भूल जाओगे। यही बात लेनिन कहता है कि भाई सर्वहारा वर्ग को वास्तव में पूंजीपति वर्ग से आजादी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सर्वहारा वर्ग के पास भी क्या होगी, अपनी विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी विचारधारा नहीं होगी तो वह पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अपना रास्ता भूल जाएगा और फिर कभी भी अपने लक्ष्य को अर्थात साम्यवादी समाज की स्थापना कभी भी नहीं कर पाएगा और हमेशा पूंजीवादी विचारधारा से शोषित होता रहेगा। लेनिन दोस्तों आगे कहता है कि पूंजीवादी विचारधारा का जवाब देने के लिए साम्यवादी विचारधारा का विकास और प्रचार प्रसार सर्वथा आवश्यक है। मतलब सीधे बोलता है कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है पूंजीवाद का खात्मा, पूंजीवाद को खत्म करना और साम्यवाद की स्थापना करना। और अगर हम पूंजीवाद को खत्म करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पूंजीवाद को खत्म साम्यवादी विचारधारा से करनी होगी और हमें साम्यवादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और अधिकाधिक लोगों को इस साम्यवादी विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो कभी भी वास्तव में पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब बात कहता है कि वास्तव में साम्राज्य विरोधी संघर्ष के बारे में लेनिन क्या बोलता है दोस्तों। तो वास्तव में मार्क्स ने प्रत्येक राष्ट्र के स्तर पर पूंजीवाद को मिटाने का प्रचार किया था। बिल्कुल क्लियर है कि भाई मार्क्स सीधे बोलता है कि यार कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी स्तर हो, पूंजीवाद को मिटाना है तो मिटाना है, क्योंकि पूंजीवाद को अगर नहीं मिटेगा, मिटाना है, अगर पूंजीवाद नहीं खत्म होगा तो कभी शोषण नहीं खत्म होगा, कभी राज नहीं खत्म होगा, कभी वर्ग नहीं खत्म होगा और वर्ग नहीं खत्म होगा तो वर्ग संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। ऐसी कंडीशन में मार्क्स ने कहा कि आपको हर स्तर पर पूंजीवाद को क्या करना पड़ेगा, मिटाना होगा। लेनिन ने दोस्तों साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की विशेष अभिव्यक्ति मानते हुए इस दिशा में नया आयाम जोड़ते हुए कहा कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को समाजवादी विचारधारा और कार्यक्रम का अंग मानना चाहिए। क्या बोलता है भाई, हमने पहले कहा कि ये जो है ना साम्राज्य, ये पूरा का पूरा साम्राज्यवाद को ही खत्म करना चाहता है। कौन? लेनिन। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि भाई ये जो साम्राज्यवाद है ये पूंजीवाद की परम अवस्था है, चरमावस्था है, पराकाष्ठा है। यानी पूंजीवाद जब अपने चरम पर होता है तो हमेशा साम्राज्यवादी नीति की ओर अग्रसर होता है। और वो देख रहा है कि भाई जब इंग्लैंड शुरू में आए थे, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का जो देश था व्यापार करना था, उन्होंने व्यापारिक नीति को आगे लेकर आगे बढ़े थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास उद्योग धंधे बढ़ने शुरू हो गए तब उसने क्या किया, तब इंग्लैंड ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया और उसने दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे से विश्व के मैक्सिमम देशों को अपना उपनिवेश, अपना गुलाम बना लिया था। तो जानता था कि ये वास्तव में ये जो उपनिवेशिक सत्ता है, ये जो साम्राज्यवादी नीति है, ये वास्तव में इसी पूंजीवाद की चरमावस्था है। तो वो वास्तव में पूंजीवाद पर प्रहार करने के बजाय साम्राज्यवाद को ही खत्म करना चाह रहा था। इसलिए लेनिन ने क्या कहा, लेनिन ने कहा साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की विशेष अभिव्यक्ति मानते हुए इस दिशा में एक नया आयाम जोड़ते हुए क्या बोला कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को समाजवादी विचारधारा और कार्यक्रम का अंग मानना चाहिए। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, चूंकि समाजवाद को स्थापित करना है और समाजवादी जो विचारधारा है और जो समाजवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को उसमें शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पूंजीवाद को नहीं खत्म करना है, आप डायरेक्टली हमें साम्राज्यवाद को ही खत्म कर देना है। क्योंकि जब हम साम्राज्यवाद को खत्म कर देंगे, जब हम साम्राज्यवादी ताकतों को संगठित होकर खत्म करेंगे तो साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा, तो पूंजीवाद अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब साम्राज्यवाद और पूंजीवाद नहीं होगा तो कहीं पर भी शोषण नहीं होगा। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है आपका लेनिन, याद रखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेनिन ने अपनी रचना, उसकी किताब है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, 1916 में आया था दोस्तों। क्या था, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये वास्तव में 1916 में आई थी और इसमें दोस्तों लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद के युग में पहुंच चुका है, पूंजीवाद साम्राज्यवाद के युग में पहुंच चुका है, जिसमें इसका स्वरूप सैन्यवादी, परोपजीवी, उत्पीड़नकारी और पतनोन्मुख हो चुका है। मतलब सीधे बोलता है कि जो पूंजीवाद है ना, अब पूंजीवादी अवस्था साम्राज्यवाद में बदल गया है और जो इसका स्वरूप है वो सैन्यवादी बन गया है। मतलब सैन्य के माध्यम से दूसरे राज्य को अधिकार मिलाना, संघर्ष करना, ये सारी बात
तो कहने का मतलब है कि वो सीधे सीधे साम्राज्यवादी नीति का विरोध करता है। कौन? लेनिन दोस्तों। अगर देखें तो आगे लेनिन कहता है कि वास्तव में पूंजीवाद, लेनिन का मत क्या है दोस्तों? देखिएगा, लेनिन कहता है कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेती है। पूंजी, ये आगे बोलता है, क्या बोलता है कि वास्तव में क्या बोलता है कि पूंजीवाद की विस्तारवादी नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद का रूप धारण करे। बहुत क्लियर बोलता है सीधे सीधे। इसलिए मैंने बोला कि जब कभी बात करे कोई कि समाज जो कोई बात करे कि भाई कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारधारा में अंतर क्या है, तो वास्तव में लेनिन और समाज और कार्ल मार्क्स का विचारधारा में बहुत अंतर नहीं है। बेसिक डिफरेंस यही है कि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी ताकत को पूंजीवाद पर प्रहार करना चाहता है और कार्ल लेनिन जो है वो साम्राज्यवाद को ही नेस्तनाबूद करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की चरमावस्था मानता है। इसलिए दोस्तों ये जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर पूंजीपति वर्ग क्या करता है दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वही पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद का जाल फैलाकर अल्प विकसित राष्ट्रों का शोषण करता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात बोलता है। क्या बोलता है कि भाई जो पूंजीवाद है, पूंजीपति है, पूंजीवाद में जो पूंजीपति है, जो मालिक है, जो उद्योगपति है, वो वास्तव में सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग का शोषण करेगा, ये राष्ट्रीय स्तर में एक देश के अंदर। लेकिन जब ये अंतरराष्ट्रीयता का रूप धारण करता है, जब ये साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है, तो ये साम्राज्यवाद का जाल फैला करके जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जो कमजोर राष्ट्र हैं, वास्तव में कमजोर राष्ट्रों पर अधिकार कर लेता है और कमजोर राष्ट्रीय अल्प विकसित राष्ट्रों का शोषण करना शुरू करता है। जैसे इंग्लैंड ने एक समय संपूर्ण देश दुनिया को पर अपना जाल फैला करके अपने साम्राज्यवादी नीति के द्वारा पूरे अपने उपनिवेशों को लूटा था। उसमें भारत भी एक ऐसा देश था जहां पर भारत का भी तगड़े से शोषण हुआ था, आपको अच्छे प्रकार से पता है। तो अतः इस संदर्भ में लेनिन का सुझाव है कि 20वीं शताब्दी में अल्प विकसित राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध वही भूमिका निभानी चाहिए जो पूंजीवादी देशों के खिलाफ के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग को निभाना है। वही बात बिल्कुल बोलता है, जो बात कार्ल मार्क्स ने बोला था वही बात लेनिन कहता है। अंतर सिर्फ ये है कि कार्ल मार्क्स ने विश्व के मजदूरों को पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करने की बात कहता है, और ये जो आपका लेनिन है वो उन अल्प विकसित देशों से इकट्ठा होने की बात करता है, वो उन उपनिवेशों से इकट्ठा होने, संगठित होने की बात करता है, और संगठित होकर के वास्तव में उन राज्यों से, उन राज्य जो वास्तव में पूंजीपति राज्य हैं, उन राज्यों के खिलाफ संघर्ष करने की बात कहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेनिन है ना, लेनिन कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी ताकत को उखाड़ फेंकना चाहता है दोस्तों। अब इसने साम्यवादी दल की भूमिका के बारे में क्या कहा, जरा इसके बारे में देखें दोस्तों। मार्क्स के विपरीत लेनिन इस धारणा में विश्वास करता था कि सर्वहारा वर्ग के अंदर वर्ग चेतना स्वयं अपने अंदर से न आकर बाहरी कारकों पर निर्भर करेगा। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मार्क्स जो साम्यवादी दल है ना, इसमें मार्क्स की विचारधारा से लेनिन का विचार जो है ना थोड़ा भिन्न है। लेनिन दोस्तों क्या बोलता है, लेनिन कहता है, जो लेनिन है ना वो वास्तव में वर्ग चेतना को एक आंतरिक शक्ति मानता है, अंतर्मन मानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लेनिन है दोस्तों वो वास्तव में क्या मानता है, वो बाहरी कारकों यह काम मानता है कि जो है सर्वहारा वर्ग के अंदर वर्ग चेतना जो है वो स्वयं अपने अंदर से नहीं आती, बल्कि किसी बाहरी कारक से पर निर्भर करती है, किसी बाहरी फैक्टर से प्रभावित होकर उसके अंदर जो है वो वर्ग चेतना आती है। और यही कारण है दोस्तों, लेनिन कहता है, क्या कहता है कि सर्वहारा वर्ग को सचेत और संगठित होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा तथा इस दौरान उनकी राह में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। क्या बोलता है, कहता है भाई जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग को सचेत और संगठित होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब समय ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि उनकी राहों में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे समस्याएं आएंगी, और वो समस्याएं जो है उनके चेतना उत्पन्न करने में क्या करेंगी, बाधा बनेगी, रुकावट बनेगी। दोस्तों लेनिन कहता है कि क्रांति की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए सर्वहारा वर्ग से अधिक सचेत, अधिक सामर्थ्य और अधिक सूझबूझ वाले सदस्यों को आगे आकर क्रांति की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। क्या बोलता है कि भाई जो कहता है कि जो क्रांति की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको साम्राज्यवाद से मुक्ति मिले, आपको पूंजीवाद से छुटकारा मिले, तो क्रांति करना पड़ेगा। और क्रांति की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सर्वहारा वर्ग में अधिक सचेत लोग हैं, जो अधिक समर्थ हैं, जो अधिक सूझबूझ वाले सदस्य हैं, वो सबकी बात नहीं करता। वो कहता है कि भाई सब भीड़ इकट्ठा करने कोई मतलब नहीं निकलेगा, बल्कि जो सूझबूझ वाले हैं, जो समर्थ हैं, जो अधिक सचेत लोग हैं, जो चेतना युक्त लोग हैं, वो आकर के क्रांति के बागडोर को संभालें। दोस्तों लेनिन आगे कहता है, क्या लेनिन ने सर्वहारा वर्ग को संगठित करने के उद्देश्य से रूस में साम्यवादी दल की स्थापना किया।
भाई जो इसका जो उद्देश्य था ना, ये सरवारा वर्ग के साथ लेनिन ने सरवारा वास्तव में साम्यवादी दल क्यों बनाया, क्योंकि वह सरवारा वर्ग को संगठित करना चाह रहा था और इसीलिए उसके उद्देश्य से उसने क्या किया, साम्यवादी दल की स्थापना किया। और उसके मुख्य 3 कार्य बताए। कौन कौन से कार्य बताए दोस्तों, जरा देखिएगा। पहला कार्य जो दिया है यहाँ पर वो है सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व प्रदान करना। क्यों संगठित किया, पहला 3 उद्देश्य से उसने वास्तव में साम्यवादी दल बनाया। कौन कौन, नंबर 1, पहला तो सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व प्रदान करना, कि सर्वहारा वर्ग को नेतृत्व प्रदान किया जाए, उनको एक दिशा दिया जाए। दूसरा जो दिया उसने, दूसरा जो कार्य था साम्यवादी दल का वो ये था कि क्रांति के बाद समाजवादी ढंग से शासन चलाना। मतलब जब क्रांति हो जाएगी तो क्रांति के बाद क्या हो जाएगा, समाजवादी ढंग से शासन चलाया जाएगा। और क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करना, मतलब क्रांति की ज्वाला को सीमित नहीं करना है बल्कि उसे हमेशा प्रज्वलित करना है। तो इन 3 उद्देश्यों से क्या किया था उसने, रूस में साम्यवादी दल का संगठन किया था। दोस्तों लेनिन कहता है कि साम्यवादी दल क्रांति की अग्रपंक्ति की भूमिका निभाएगा। मतलब बोलता है कि जो साम्यवादी दल है दोस्तों क्या करेगा, उसकी भूमिका क्या है, क्रांति की अग्रपंक्ति। जैसे क्रांति की जो अगली पंक्ति होती है ना, अगली पंक्ति हमेशा किसकी होती है, नेतृत्वकर्ता की होती है। किसका, नेतृत्वकर्ता की होती है। तो उसी प्रकार से जो साम्यवादी दल है वो वास्तव में क्रांति में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएगी। इस प्रकार लेनिन का मत है दोस्तों कि कामगार वर्ग में वर्ग चेतना केवल बाहर से लाई जा सकती है, अर्थात यह चेतना आर्थिक संघर्ष के जरिए नहीं लाई जा सकती, जैसा कि मार्क्स मानता है। मार्क्स ने क्या कहा था कि व्यक्ति में आर्थिक चेतना आर्थिक संघर्ष से लाई जा सकती है, बट लेनिन मानता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी बाहर से जो है ना, ये केवल वर्ग जो चेतना है ना आर्थिक संघर्ष से बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगी, बल्कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सचेत लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्रांति की ज्वाला को आगे करना पड़ेगा और उसके लिए वो साम्यवादी दल की स्थापना की बात करता है। अब यहाँ पर लोकतंत्री केंद्रवाद, इसके बारे में दोस्तों लेनिन क्या मानता है, तो जरा देखिएगा लोकतंत्री केंद्रवाद के बारे में क्या बोलता है। दोस्तों लेनिन ने वर्ष 1905 में दलीय संगठन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस दौरान उसने लोकतंत्री केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा 1905 में जब उसने दलीय संगठन का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इस दौरान उसने लोकतंत्री केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा दोस्तों लोकतंत्री केंद्रवाद से दोस्तों लेनिन का आशय क्या है, तो लोकतंत्री केंद्रवाद से लेनिन का आशय था कि दल का नेतृत्व करने का निर्णय चुनाव के जरिए किया जाएगा। मतलब बहुत क्लियर बात बोला क्या, कि वो सब कुछ एकदम से पारदर्शी तरीके से करना चाहता था और यही कारण है कि वो वास्तव में लोकतंत्री केंद्रवाद, लोकतंत्री का मतलब क्या, कि भाई जो भी सत्ता स्थापित होगी वो लोकतांत्रिक तरीके से होगी, वो चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। ये नहीं कि किसी को भी एक जैसे राजा होता है, शासक होता है, तो शासक एकदम से क्या होता है, वंशानुगत होता है, तो वंशानुगत सत्ता की बात नहीं करता, बोलता है कि भाई लोकतांत्रिक जो कोई भी दल होगा, चाहे साम्यवादी दल हो, कोई भी दल हो, निश्चित रूप से यहाँ पर जो चुनाव, जो लोग चुने जाएंगे, जो नेता चुने जाएंगे, वो हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से होंगे और उन्हीं को शासन, उन्हीं को सत्ता सौंपी जाएगी, उन्हीं को काम जो है जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर कहता है कि वास्तव में दल का नेतृत्व, मतलब ये जो साम्यवादी दल का नेतृत्व है कि कौन नेता बने, कौन इसका आगे ले जाएगा, तो बोलता है कि यार इसका नेतृत्व करने का निर्णय जो है चुनाव के जरिए किया जाएगा तथा यह नेतृत्व अंततः कामगार वर्ग के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब बोला कि चुनाव के माध्यम से जो नेता चुने जाएंगे वो कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, कामगार वर्ग के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। वो मनमाना तरीके से, जो आपका साम्यवादी दल है, साम्यवादी दल के चुने हुए लोग मनमाना तरीके से काम नहीं करेंगे, बल्कि वो उत्तरदायी होंगे किसके प्रति, कामगार वर्ग के प्रति या सर्वहारा वर्ग के प्रति उत्तरदायी होंगे। और आगे चलकर लेनिन ने दोस्तों लोकतंत्री केंद्रवाद में निम्नलिखित शर्तों को जोड़ता है, कुछ शर्तों को भी जोड़ा। कौन कौन सी शर्तों को जोड़ा दोस्तों, ये चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किन किन शर्तों को वास्तव में जोड़ता है। तो यहाँ पर उसने बताने का प्रयास किया, क्या देखिएगा, पहला क्या बोलते हैं, 3-4 शर्त जोड़ा दोस्तों, 4 क्या। पहला यहाँ पर बताया कि दल के उच्च व निम्न पदस्थ सभी निर्देशक अंगों का गठन चुनाव के जरिए किया जाएगा। मतलब दल के चाहे उच्च वर्ग की बात की जाए या निम्न, चाहे उच्च पदाधिकारी हो या फिर निम्न पदाधिकारी, सभी का जो चुनाव होगा दोस्तों, वो चुनाव सभी का गठन चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। दूसरी बात क्या कहा कि दल में आंतरिक तौर पर कठोर अनुशासन रहेगा। मतलब अगर दल में आप शामिल होते हैं तो दल का एक अनुशासन होगा और वो अनुशासन बहुत कठोर होगा तथा अल्पमत को बहुमत के फैसले को स्वीकार करना होगा। मतलब ये कि वास्तव में क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए पता लगा कि साम्यवादी दल में अगर 25 सदस्य हुए, आप किसी बात पर अगर निर्णय लेना है और पता लगा कि वो बढ़ गए, अब एक में 10 लोग हैं और दूसरे में 15 लोग हैं, 15 लोग बहुमत माने जाएंगे, तो जो फैसला बहुमत लेगा, बहुमत को जिसका मतलब जिस फैसले पर बहुमत का समर्थन होगा वो हमेशा अल्पसंख्यक पर उसको जो है प्रीफर किया जाएगा,
वरीयता दी जाएगी और हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग के फैसले को मानना पड़ेगा। तीसरी बात कहता है कि दल के सभी अंग अपनी गतिविधियों का विनियमित विवरण अपने संगठनों के पास भेजेंगे। मतलब ये है कि दल के जितने भी अंग होंगे वो क्या करेंगे, अपनी गतिविधियों का, उनकी जो भी गतिविधियां होंगी उनका विवरण अपने संगठनों के पास वो हमेशा क्या करेंगे, भेजेंगे। मतलब ये है कि वास्तव में अपना प्रत्येक दिन का जो क्रियाकलाप है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनका ब्यौरा भी किसको देंगे, वो हमेशा अपने संगठनों के पास भेजते रहेंगे। और फिर कहता है कि दल के उच्चतर अंगों द्वारा किए गए सभी निर्णय निम्नतर अंगों तथा दल के सभी सदस्यों के ऊपर बाध्यकारी होंगे। मतलब ये कि जो दल के उच्चतर अंग हैं, अगर वो जो निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से निम्नतर अंगों के और दलों के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, वो बाध्यकारी होगा। निम्न दल जो है या निम्नतर जो अंग है वो उन पदों को, उन फैसलों को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लेनिन है दोस्तों, लेनिन ने रूस में वास्तव में जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है दल की स्थापना करता है। और आप जानते हैं कि जो रूस का वर्तमान स्वरूप है वो कहीं ना कहीं वास्तव में जो है वो लेनिन की ही देन है। और लेनिन एक बहुत ही बेहतरीन जो है दोस्तों क्या माना जाता है, वो सुधारक माना जाता है और नया रूप हम कह सकते हैं कि वास्तव में रूस का नया स्वरूप परामर्श प्रदान करता बनता है। तो वास्तव में लेनिन का जो विचार है दोस्तों, उस विचारधारा को एक हम कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा जगत में या पाश्चात्य दर्शन में एक बहुत अहम रोल, एक बहुत अहम जो है स्थान मिलता है। लेनिन ने कुछ वक्तव्य दिया था और इसके वक्तव्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आइए हम लोग व्लादिमीर लेनिन के कथन को भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जितने भी कथन है सारे के सारे व्लादिमीर लेनिन के कथन है। लेनिन कहता है कि ऐसे कई दशक होते हैं जब कुछ नहीं होता और ऐसे भी सप्ताह होते हैं जब 10 को बीत जाते हैं। ये कथन कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में दोस्तों, इसलिए इन कथनों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों लेनिन का दूसरा कथन है कि पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता हमेशा वैसे ही रहती है जैसे प्राचीन यूनानी गणराज्यों में थी दास मालिकों के लिए स्वतंत्रता। मतलब कि जो पूंजीवादी समाज है दोस्तों, पूंजीवादी समाज में सर्वहारा वर्ग की स्वतंत्रता नहीं है। पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता का कोई माने नहीं है। स्वतंत्रता केवल उसी प्रकार से होती है जैसे प्राचीन यूनानी गणराज्यों में था कि दास और मालिक की स्वतंत्रता, कि अगर कोई दास है, दास मालिक हमेशा दास को जैसे स्वतंत्रता प्रदान करता था, उसी प्रकार से वास्तव में पूंजीवादी समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए स्वतंत्रता है दोस्तों। क्योंकि आप खुद बताइए कि भाई जो मालिक होता है वो दास को कितनी स्वतंत्रता देगा, बल्कि दास हमेशा मालिक के गुलाम होता है, मालिक के अधीन होता है। तो वही आपका लेनिन का विचार है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर विचार है दोस्तों। आगे फिर से लेनिन कहता है कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। क्या बोलता है कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि आप क्रांतिकारी आंदोलन को चला दीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन को अगर चलाना है, क्रांतिकारी आंदोलन को अगर सफल बनाना है, तो सबसे पहले क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी सिद्धांत आपके मन में आना चाहिए। क्योंकि जब तक सिद्धांत की नहीं होगी, जब तक क्रांतिकारी की रूपरेखा आपके मन में नहीं होगी, तब तक कभी भी आप क्रांतिकारी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट लेनिन का है। क्या बोलता है कि मुझे युवाओं की सिर्फ एक पीढ़ी दे दो। क्या बोलता है, मुझे युवाओं की सिर्फ एक पीढ़ी दे दो, मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये वास्तव में लेनिन कहता है। तो लेनिन कहीं ना कहीं युवा शक्ति में विश्वास करता है और इसलिए कहीं ना कहीं वो युवाओं के बारे में ऐसी बात कहता है। दोस्तों लेनिन फिर कहता है, क्या बोलता है कि कभी कभी इतिहास को एक धक्का की जरूरत होती है। आप जरा देखिए क्या बात है भाई, इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है ऐसी घटना जो अतीत में घटित हो चुकी हो, और इतिहास कहीं ना कहीं दोस्तों स्थिर हो जाता है। तो वही बोलता है कि भाई इतिहास, कभी कभी इतिहास को धक्का देने की जरूरत है, कभी कभी इतिहास में जो घटित घटनाएं हैं ना उसको भी बदलने की जरूरत है, उसको भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इसलिए ये कहता है कि कभी कभी इतिहास को भी एक धक्का की जरूरत होती है। दोस्तों लेनिन आगे कहता है कि विपक्ष को नियंत्रित करने के लिए का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्वयं उसका नेतृत्व करें। मतलब सीधे बोलता है कि भाई अगर आपको विपक्ष को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप उसे नियंत्रित करने का प्रयास मत करिए, बल्कि स्वयं उसका नेतृत्व कर संभालें। क्योंकि जब आप स्वतंत्र स्वयं से नेतृत्व संभालेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, विपक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आगे लेनिन कहता है कि पूंजीपति हमें वह रस्सी बेचेंगे जिससे हम उन्हें फांसी पर लटका देंगे। मतलब ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग के प्रति उसका आक्रोश है, जो दिखाता है
कहता है कि भाई पूंजीपति क्या करते हैं, हमारे लिए रस्सी बेचेंगे, हमको रस्सी देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसी रस्सियों से उनके लिए फांसी का फंदा बना देंगे और उन्हें फांसी दे देंगे। मतलब हम पूंजीवाद को खत्म कर देंगे। पूंजीवाद, हम पूंजीवादी परंपराओं से ही क्या करेंगे, पूंजीवाद को खत्म कर देंगे। दोस्तों जब तक राज रहेगा, फिर क्या बोलता है लेनिन, कहता है कि जब तक राज है तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं है, और जब स्वतंत्रता होगी तब कोई राज्य नहीं होगा। मतलब ये है कि जिस प्रकार से वास्तव में कार्ल मार्क्स राज्य को शोषण का यंत्र मानता है और बोलता है कि साम्यवादी समाज में कोई राज्य नहीं होगा, बल्कि साम्यवादी समाज एक ऐसा समाज होगा जहां पर वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन समाज होगा। तो वही बात यहाँ पर कहता है कि अगर राज्य है तब तक आपको कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि राज्य शोषण करेगा। लेकिन जब स्वतंत्रता होगी तो उस समय कोई राज्य नहीं होगा, मतलब राज्य खत्म हो जाएगा। आगे फिर से एक बार लेनिन कहता है, दोस्तों लेनिन क्या कहता है देखिएगा। लेनिन कहता है कि पूंजीपति वर्ग को कुचलने का तरीका उन्हें कराधान और मुद्रास्फीति के चक्की के बीच पीसना है। क्या कि अगर पूंजीपति वर्ग को कुचलना है तो उनका तरीका क्या है, कुचलने का तरीका क्या है, तो बोलता है कि उन्हें कराधान, मतलब जो करारोपण करते हैं, और मुद्रास्फीति, इनके चक्की के बीच में क्या कर देना है, उनको पीस देना है। क्योंकि अगर इनको बीच में पीस देंगे तो पूंजीपति वर्ग क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। ये कथन किसका है, ये कथन भी क्या है दोस्तों, ये कथन भी आपका लेनिन का है। कौन, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है या अंतिम अवस्था है। समाजवाद का लक्ष्य साम्यवाद है, ये भी किसका है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। क्या कि समाजवाद का लक्ष्य क्या है दोस्तों, समाजवाद का लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना है। ये कथन भी किसका है, ये वास्तव में आपका जो है व्लादिमीर लेनिन का है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे फिर लेनिन कहता है कि क्रांति के अनुभव से गुजरना, क्या बोलता है, क्रांति के अनुभव से गुजरना इसके बारे में लिखने से कहीं अधिक सुखद और उपयोगी है। मतलब सीधे सीधे बोलता है, क्या बोलता है कि भाई क्रांति के बारे में खाली लिखना ही काफी नहीं होता है, क्रांति के बारे में लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर क्रांति के बारे में लिखना से कुछ मिलता तो बोलता है कि भाई क्रांति के अनुभव से गुजरना, मतलब क्रांति के बारे में कुछ करना नहीं है, बल्कि क्रांति के अनुभव से गुजरना, इसके बारे में लिखने से कहीं अधिक सुखद और उपयोगी है। और फिर आगे बोलता है क्या कि विपक्ष को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्वयं उसका नेतृत्व करें। ये तो कथन मुझे लग रहा है एक बार फिर से रिपीट हो गया है। अगर आगे देखें तो ये शायद रिपीट हो गया दोस्तों, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये नहीं होगा, जब तक राज्य है तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब तक स्वतंत्रता होगी तब तक कोई राज नहीं होगा। ये कथन भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, हमें लग रहा है इसका रिपीटेशन हो गया एक बार, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, ये सब हो चुका है ना, साम्राज्य ये हो गया है, रिपीट हो गया है, अब ये सब हो गया है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि चिकित्सा समाजवाद की आधारशिला है। क्या बोलता है कि वास्तव में जो चिकित्सा है वो समाजवाद की आधारशिला है। ये किसका कथन है दोस्तों, ये भी लेनिन का कथन है। और लेनिन ने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था दोस्तों, लेनिन का नारा था कि शांति, भूमि और रोटी। मतलब शांति, भूमि और रोटी, ये तीन बात कहता है कि हमें शांति चाहिए, हमें हमारा भूभाग चाहिए, और हमें हमारा रोटी चाहिए, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। ये नारा किसने दिया है, शांति, भूमि और रोटी दोस्तों, तो ये नारा दिया है लेनिन ने दिया था। अब बात कर लेते हैं कुछ लेनिन के किताबों के बारे में। तो जरा देखिए लेनिन ने कुछ किताबें लिखी हैं दोस्तों, उसमें पहला आपका क्या दिया है, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। ये किताब किसके, लेनिन की है। कार्ल मार्क्स, अ ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच विद एन एक्सपोजिशन ऑफ मार्क्सिज्म। ये कथन भी किसका है दोस्तों, ये बुक भी किसकी है, लेनिन की है। और थ्री सोर्सेस, क्या ये थ्री यहाँ पर दिया, थ्री सोर्सेस एंड थ्री, ये भी थ्री है, थ्री सोर्सेस एंड थ्री कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ मार्क्सिज्म। ये जो बुक का नेम है दोस्तों, ये भी किसका है, ये भी लेनिन की है। लेकिन ये किताबें पूछी नहीं जाती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम यहाँ पर है, क्या कि व्हाट इज टू बी डन। ये कैसे है, ये किताब का नाम पूछ सकता है कि व्हाट इज टू बी डन, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ आवर मूवमेंट। ये कथन किसका है, तो ये मतलब ये बुक किसका है दोस्तों, तो ये भी आपका लेनिन की किताब का नाम है। और फिर अगली बुक है मेटीरियलिज्म एंड इंपीरियो क्रिटिसिज्म। ये किताब किसकी है दोस्तों, ये भी लेनिन की किताब है दोस्तों। सोशलिज्म एंड वार, ये किताब भी किसकी है, लेनिन की है, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट कौन है दोस्तों, जो कई बार पूछी गई है, वो वेरी इंपॉर्टेंट आपका दिया है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, राज और क्रांति। क्या है दोस्तों, कभी कभी हिंदी भी पूछ देता है, क्या राज और क्रांति, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, राज और क्रांति किसकी किताब है, ये लेनिन की किताब है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई किताब है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों है द क्राइसिस हैज मैच्योर्ड। द क्राइसिस हैज मैच्योर्ड भी किसकी किताब है, ये भी आपका
व्लादिमीर लेनिन की किताब है। दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में हमने व्लादिमीर लेनिन के बारे में बताया, उसके विचार क्या है, कैसे उसने मार्क्सवादी विचारधारा को बदलने का प्रयास किया और कैसे कैसे उसने वास्तव में पूंजीवाद नहीं बल्कि साम्राज्यवादी व्यवस्था को ही खत्म करने की बात किया। वो विश्व के मजदूरों को संगठित करने की बात नहीं करता, बल्कि वो उन राज्यों को संगठित करने की बात करता है, वो उन अल्प विकसित राज्यों को संगठित होने का काम का बात करता है। वास्तव में जो साम्राज्यवादी ताकतों से दबे हुए हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतों के गुलाम बने हुए हैं, उन साम्राज्यवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए वो उन राज्यों को संगठित और आपस में इकट्ठा होने की बात करता है और क्रांति की बात करता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे माओ त्से तुंग के बारे में, और माओ त्से तुंग जो है वो चाइनीज विचारक है, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। और लेकिन उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। लाइक सब्सक्राइब के बाद याद रखिएगा दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि जब तक आप बेल को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हमारी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और एक बात और कहता हूँ, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए दोस्तों। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि 50 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, और जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तब तक हम लाइव क्लास आपको नहीं दे पाएंगे। और लाइव क्लास न देने से बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं, कम से कम लाइव होगा तो हम आपको लाइव प्रैक्टिस दे सकेंगे, या फिर हम लाइव आके आपको डायरेक्टली पढ़ा सकेंगे। हमें पीपीटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर हम डायरेक्टली आपको ऐसे ब्लैंक पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा ऐसे दोस्तों शेयर करिए और 50 सब्सक्राइबर कराने का प्रयास करिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। थैंक यू।